Seventh, two blocks connected by a massless string slide down on inclined plane having an angle of inclination 37 degree. The masses of two blocks are m1 is 4 kg and m2 is 2 kg respectively, and the coefficient of frictions of m1 and m2 with the inclined plane are 0.75 and 0.25 respectively. Assume the string to be taut. Find the common acceleration and the tension in the string. ये दो ब्लॉक है, दे बोथ आर स्लाइडिंग डाउन विथ कॉमन एक्सेलरेशन. हमें इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है और स्ट्रिंग के बीच का टेंशन निकालना है. ठीक है, इस सरफेस 4 kg ब्लॉक मास और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3/4 है 0.75 एंड दिस इज 1/4. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एफबीडी बनाना चाहिए. दिस इज 2g sin 37. sin 37 की वैल्यू 0.6 एंड cos 37 0.8 एंड g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यूज़ लेनी है. ठीक है, 2g पीछे की तरफ लगेगा टेंशन T, 2g cos 37 नॉर्मल विच विल बी इक्वल टू दिस. तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा μ1 मतलब 1/4 इंटू 2g cos 37. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे 4 kg ब्लॉक की. T 4g sin 37 4g cos 37 नॉर्मल पीछे की तरफ 3/4. म्यू की वैल्यू है 3/4 4g cos 37. ठीक है, अब सबसे पहले हमें इन दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है. दोनों ब्लॉक जो है साथ में मूव कर रहे हैं, तो कोई भी दो ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं और हमें उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम उन दोनों ब्लॉक के लिए सिंगल एफबीडी बना सकते हैं. ठीक है, तो हम एक अब सिंगल एफबीडी बनाएंगे. और सिंगल एफबीडी में क्या हम इंटरनल फोर्सेस शो करते हैं. सिंगल एफबीडी जब हम बनाते हैं कोई भी एक सिस्टम का हमने एफबीडी बनाया, तो वी नेवर शो इंटरनल फोर्सेस. तो द थिंग इज कि इन दोनों ब्लॉक में इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स क्या क्या होगा. क्या फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल होगा? नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल नहीं होगा. इसको अभी भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन F1 लगेगा और इसे F2 लगेगा. ठीक है, दिस इज F1 लेट्स से और ये है F2. टेंशन इंटरनल फोर्स होगी. जितनी टेंशन इसे इस डायरेक्शन में लग रही है उतनी टेंशन इसे उस डायरेक्शन में लग रही है. तो टेंशन इज इंटरनल फोर्स, तो टेंशन को हम शो नहीं करेंगे. नीचे की तरफ इसे फोर्स लग रहा है 2g sin 37 और इसे फोर्स लग रहा है 4g sin 37 एंड बोथ आर स्लाइडिंग डाउन विथ द कॉमन एक्सेलरेशन a. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6g sin 37 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6a. ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 9.8 इंटू 0.6 माइनस F1 इज 1/4 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू cos 37 दैट इज 0.8.
minus F2 is 3/4 into 4 into 9.8 into cos 37.8 होल डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू 1.31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें स्ट्रिंग का टेंशन कैलकुलेट करना है। अब स्ट्रिंग का टेंशन कैलकुलेट करना है, ये वाला ब्लॉक उठा लेते हैं, ये आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो 2g sin 37 माइनस टी माइनस 2g sin 2g cos 37 divided by 4. This minus this minus this is equal to ma, that is 2a. a की वैल्यू पता है और ये सारी चीज़ें पता है, सिर्फ t अननोन है, तो t की वैल्यू निकाल लेना। t की वैल्यू आ जाती है 5.24 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। Masses m1, m2, m3 are connected by strings of negligible mass which pass over massless and frictionless pulleys P1 and P2 as shown in the figure. The masses move such that in the portion of the string between P1 and P2 is parallel to the inclined plane and the portion of the string between P2 and m3 is horizontal. The mass m2 and m3 are 4 kg each and the coefficient of kinetic friction between the masses and the surface is 0.25. The inclined planes make an angle of 37 with the horizontal. If the mass m1 moves downward with uniform velocity, then you need to find m1 and the tension in the horizontal portion. इस पूरे क्वेश्चन में, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, सिर्फ दिख टफ रहा है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर ये वाला जो मास है m1 ये नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें उसका मास m1 और m2 और जो भी है ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। m1 अगर नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि m1 एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, और m1 एक्सेलरेट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि m1 का एक्सेलरेशन 0 है, तो ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका सपोज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, तो अलोंग द लेंथ इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा a, अलोंग द लेंथ इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा a, तो ये भी 0 ये भी 0। इसका मतलब बस हमें इस डायग्राम में बस हमें FBD बनाना है और फोर्सेस को बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं करना है। FBD बनाते हैं, m1 नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ टेंशन T1। m2 की FBD बनाएंगे, T2 T1
नीचे की तरफ m2g साइन थीटा, एंगल क्या दे रखा है ये 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। और ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे लगेगा F, दैट इज म्यू m2g cos 37, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और सिमिलरली m3 की बना देंगे, इस साइड लगेगा T2 और पीछे की तरफ म्यू m2g। सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है। T1 is equal to m1g, so m1 is equal to T1 divided by g. T1 is equal to m2g sin 37 plus T2 plus mu m2g cos 37 and T2 is equal to mu m2g, ठीक है। m1 नहीं पता, T1 नहीं पता और T2 नहीं पता, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस हैं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी m2g/4, इसको यहाँ पे लगाओ, मतलब T2 की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो दिस विल बी m2 sin 37 प्लस T2 इज म्यू m2 प्लस म्यू m2 cos 37 डिवाइड g कॉमन निकाल लिया, T1 की ये वैल्यू आएगी, तो m1 इज बेसिकली T1/g, T1 विल बी इक्वल टू m2 sin 37 मतलब 4 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5 प्लस म्यू इज 1/4, m2 है 4 प्लस ये है म्यू m2 cos 37 मतलब 1/4 इंटू 4 इंटू 4/5, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा 12, T1 विल बी इक्वल टू g बाहर है 12/5 प्लस 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल 4/5, so this will be T1 will be 16/5 plus 1, this is 3.2 plus 1 that is 4.2 g। T1 है 4.2 g और m1 है T1 डिवाइडेड बाय g, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.2 g डिवाइडेड बाय g, दैट इज 4.2 kg, ठीक है। T2 की वैल्यू म्यू m2g मतलब 1/4 इंटू 4 इंटू 9.8, 4 कैंसिल इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ओके। Two blocks A and B are connected to each other by a string and a spring. The spring passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Block B slides over the horizontal surface of a stationary block C and the block A slides along the vertical side of C, both with the same uniform speed. दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अगेन 0 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेट्स से v0 और ये भी v0 सेम वेलोसिटी से। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस
of the blocks is 0.2. This is 0.2. Force constant of the spring is 1960. K की वैल्यू है 1960 न्यूटन मीटर. सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया है. इफ मास ऑफ ब्लॉक A is 2 kg, इसका मास 2 kg है. कैलकुलेट द मास ऑफ B ब्लॉक एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. मास ऑफ B निकालना है एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. मास ऑफ B निकालना है. FBD बनाएंगे. नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, आगे की तरफ टेंशन T और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज 0.2 mg. ठीक है. ब्लॉक B का नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ kx एंड kx विल बी इक्वल टू T. ठीक है. kx टेंशन के बराबर ही होगा. स्प्रिंग में यहाँ और यहाँ टेंशन बराबर होगी ना. kx विल बी इक्वल टू T, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो आइडियल है, मासलेस है. अगर स्प्रिंग मासलेस नहीं होती तो kx क्या T के बराबर होता? नहीं होता. स्प्रिंग अगर गिवन नहीं है तो उसे आइडियल ही हम कंसिडर करेंगे, और आइडियल स्प्रिंग है तो kx T के बराबर होगा. तो बस बैलेंस कर दो. 20 is equal to T, kx is equal to 20, so T is equal to 20, तो 20 equal to 0.2 mg. So mass of block B will be 200 divided by G, 100 divided by G 10, that is equal to 10 kg. G की वैल्यू को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके लिया है. दूसरा हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. नाउ के एक्स इज इक्वल टू 20, सो एक्स विल बी 20 डिवाइडेड बाय 1960, राइट. या 1960. So potential energy will be half into 1960 into 20 into 20 divided by 1960 का स्क्वायर. ये कैंसिल, ये कैंसिल. 10. So this will be 200 divided by 1960. इसको डिवाइड कर लेना, you will get the answer 0.098 जूल. ठीक है.